हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप जिसको हम बोलते हैं। आज हमारे इस टॉपिक की तीसरी क्लास है। अब तक की 2 क्लास हो चुकी हैं और ये जो हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नागरिकता, ये टॉपिक संविधान के कौन से भाग के अंदर आता है? भाग 2 के अंदर आता है संविधान के। ठीक है, तो अब तक की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? अब तक की क्लास में हमने ये जाना था कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या है किसी भी व्यक्ति के लिए। और साथ ही साथ हमने जाना था कि इसके जो संवैधानिक उपबंध हैं वो किस प्रकार से हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उस पर आते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था उसमें क्या क्या उपबंध थे, उसमें क्या क्या बताया था, किन किन बातों के बारे में बताया गया था। चलिए, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। अब ये जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये क्या लागू हुआ जब, उसके बाद इसमें क्या क्या बातें बताई गई? इसमें ये बातें बताई गई कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहला सकता है और किन रूप में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, मूल रूप से नागरिकता अधिनियम में भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है। मतलब कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें भी क्या राष्ट्रमंडल की जो नागरिकता है वो भी प्रदान की गई है। लेकिन साथ ही आगे है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता अधिनियम 2013 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ था, ये जो प्रावधान था, इस प्रावधान में क्या किया गया? 2000 नागरिकता अधिनियम 2013 में क्या हुआ? एक संशोधन हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ जिसके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रमंडल की जो नागरिकता प्रदान करने वाली जो बात कही है, इसको निरस्त कर दिया गया। चलिए अब ये जानते हैं कि नागरिकता का अर्जन किस प्रकार से हो सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। अब जो ये हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये 5 शर्तें बताता है। अगर ये 5 शर्तें, कोई इन पांचों में से कोई भी शर्त पूरी की जा सकती है या पूरी हो रही हो तो आप क्या कहलाएंगे? आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? जन्म से। तो इसका क्या है? भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। मतलब कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, परंतु कब? 1 जुलाई 1947 से पहले जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के आधार पर के बावजूद भी, मतलब कि अगर उसके माता पिता क्या हैं, भारत में जन्मे हैं, तो भी उसके बावजूद भी वो यहाँ नहीं रखता, तो वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक होगा। चलिए आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई के बाद क्या होगा कि कोई भी उसके बाद कोई भी जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा कि उसके जन्म के समय उसके मदर फादर में से, मतलब माता पिता में से कोई एक क्या हो? भारत का नागरिक हो। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। अब इसके अलावा क्या है कि कोई भी व्यक्ति, उसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि भारत में हुआ हो तो उसी दशा में वो भारत का नागरिक उसी दशा में माना जाएगा। यदि इसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में से एक भारत उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
मतलब कि अवैध प्रवासी ना हो, दूसरा दोनों माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, भारत में पदस्थ विदेशी राजनीतिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। अब भारत में क्या है, जो विदेशी राजनीतिकों एवं जो शत्रु देश के बच्चे हैं उनको भारत की नागरिकता अर्जन करने का कोई भी अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार का। चलिए अब आगे जानते हैं कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे होती है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। अब वंश के आधार पर क्या है, यदि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ हो, तो भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर, मतलब कि उसके माता पिता में से यदि कोई एक भारत का नागरिक है तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक वो बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक हों, तो तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ है तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जो जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। मतलब कोई बच्चा है, मदर फादर में से कोई एक भारत का नागरिक है और जन्म उस बच्चे का विदेश में हुआ है, तो वो तभी भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके मदर फादर में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हों। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। यदि क्यों नहीं हो सकता, यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। लेकिन अब क्या है, 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि कोई बच्चा बाहर जन्म लेता है तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता, यदि 1 वर्ष के भीतर कॉन्सुलेट में उसका जो जन्म हुआ है उसका पंजीकरण ना कराया जाए या केंद्र सरकार की सहमति से उस उक्त अवधि के बाद उसे पंजीकरण न हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, और जब कॉन्सुलेट में पंजीकरण करा रहे हैं तो उस समय उस बच्चे के माता पिता को ये शपथ पत्र देना होगा कि उस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता। मतलब अगर कोई बच्चा है जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है लेकिन किसी और देश की उसने सिटीजनशिप नागरिकता ग्रहण की हुई है, तो उस भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी और जब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो वयस्क होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो उस देश की नागरिकता का परित्याग नहीं कर सकता, तब तक उसको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा वंश के आधार पर। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा भारत की नागरिकता, उसके बारे में जानेंगे। चलिए, किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसा व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। क्या क्यों होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार की नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया।
अब कहने का मतलब ये है, यदि कोई क्षेत्र भारत के अंदर मिलता है तो उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनको भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, भारत की नागरिकता उनको प्रदान हो जाती है। मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ही भारत के नागरिक कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, ये तो थी हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी जो हमारा रह गया है इस अधिनियम के तहत और 2-3 बातें वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।